जितने पार्टी है, जितने अवाम है, उनका कहना एक ही चीज़ है, नो वोट टू बीजेपी। बस दो ही नारा है, श्री राम को लाओ और फिर मंदिर मस्जिद करो। गवर्नमेंट जो है सिर्फ वादे ही करती है। ये गवर्नमेंट जय श्री राम बढ़ा दिया पेट्रोल का दाम, जय श्री राम बढ़ा दिया राशन का दाम। बिहार था इसीलिए सरकार बनाना उन लोगों के लिए आसान हो गया, लेकिन ये बंगाल है, ये क्रांतिकारी का मिट्टी है, ये रविंद्रनाथ ठाकुर का मिट्टी है, ये काजी नजरुल इस्लाम का मिट्टी है, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मिट्टी है। इस मिट्टी में सांप्रदायिकता का कोई जगह नहीं है। केरल में जो गवर्नमेंट हमारी मौजूद है उसके बारे में पूरा हिंदुस्तान जानता है कि वो गवर्नमेंट क्या लेकर अपना इलेक्शन लड़ती है। इसका इलेक्शन का एजेंडा ही रहता है हिंदू मुस्लिम, राम मंदिर। स्टेशन पे अगर उसे सवाल कीजिए तो हम आतंकवादी हो जाएंगे, हम देशद्रोही हो जाएंगे, हम नक्सली हो जाएंगे। इस वक्त हम कोलकाता की पेमेंटल स्ट्रीट है, वार्ड नंबर 62 यह कहलाता है। यहाँ पर हम मौजूद हैं, लोगों से हम बात करेंगे क्या मुद्दे हैं इस बार इलेक्शन में, विधानसभा इलेक्शन में। जिस तरह से देखने में ये आ रहा है कि अगर मेन स्ट्रीम मीडिया को अगर आप देखते हैं तो उसमें ज़्यादातर जो शोर नज़र आ रहा है वो तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी का ही डायरेक्ट फाइट दिखाई दे रही है। इस वक्त हमारे साथ कुछ नौजवान हैं, कुछ लोग, 2-3 बुजुर्ग भी हमारे साथ हैं। सबसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अहम मुद्दे हैं जिन पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है। क्या मुद्दे हैं अगर बात की जाए, लोकल मुद्दों की अगर बात की जाए, जिस तरह से बीजेपी ये कह रही है कि विकास हम करेंगे, ना तो तृणमूल ने कोई विकास किया, ना उससे पहले जो सरकारें रहीं उन्होंने कोई विकास किया। जो यहाँ विकास के जो मुद्दे हैं, सबसे पहले तो बेरोजगारी जो नौजवानों में अब फैला हुआ है, रोजगार का मामला, ये सबसे बड़ा मुद्दा है इस बार। तो इन मुद्दे को भटकाने के लिए जो बीजेपी अपने कार्यक्रम चला रहे हैं कि वो एक सांप्रदायिक भावना को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जो बंगाल है ना, ये बंगाल की संस्कृति में सांप्रदायिकता नहीं है, क्योंकि बंगाल में बंगाली अस्मिता और बंगाली जो एक संस्कृति है, इसमें ये हमेशा भाईचारे का रहा है, अभी भी है और रहेगा। बीजेपी की ये कोशिश नाकामयाब रहेगा और बेरोजगार, एम्प्लॉयमेंट की बेस में जो काम है और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है और करप्शन ये बहुत बड़ा कटमनी जैसे हो जाता है हमारे यहाँ कि थोड़ा सा घर बना, प्रधानमंत्री योजना में घर बनाइए तो आप 20,000 दीजिए, 25,000 दीजिए, इसको हटाना ज़रूरी है। कटमनी से लेकर बहुत सारे मुद्दे हैं, नौजवानों के हैं, जो आपके नौकरी करते हैं उनके नौकरी चले जा रहे हैं, लॉकडाउन और कोरोना में चले गए, ये सारे मुद्दे को लेकर इस बार की वोट आपका बीजेपी जिस तरह से राम का नाम लेकर के मैदान में कूदी है और यहाँ पर जिस तरह से ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से और राज्यों में किया गया है, कितना सफल हो पाएगी बीजेपी? जो कर रही है, जो कर रही पश्चिम बंगाल में उनका यहाँ होगा, उसका कोई कामयाबी नहीं रहेगा और न टीएमसी का रहेगा। आएगा तो जोटी सरकार आएगा। कटपानी जो बोल रहा है, मोदी जी बोल रहा है, तो तृणमूल जो किया है, ये गोरू चोर से लेके कोयला चोरी से लेके हर मुद्दा को ये सामने लेके आया है। आपका नारदा है, शारदा है, डोज वैली है, जितना भी है सब 1000 करोड़ रुपये वाले तृणमूल जो है, ना दीदी आएगा ना दादा आएगा, यहाँ आएगा तो जोटी सरकार आएगा। जिस तरह से ये देखने में आ रहा है कि राम का नाम पहली बार यहाँ पर इलेक्शन में जिस तरह जय श्री राम का नारा लिया जा रहा है, लेकिन कई इलाकों में हम गए हैं, बहुत सारे लोग इस पूरे नारे को नकारते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसे में जिस तरह से यहाँ पर कांग्रेस, लेफ्ट और सिद्दीकी साहब का जो एक गठजोड़ बना है, 24 सीटों पर वो लड़ रहे हैं, कितना असरदार साबित होंगे वो? देखिए, सबसे पहले बात, राम तो एक भगवान है, भगवान अपना जगह में है, भगवान को पॉलिटिक्स में यूज़ नहीं करना चाहिए। पब्लिक जो वोट देगा, ना दीदी को देगा ना बीजेपी को देगा, जिससे फ़ायदा है कांग्रेस हुकूमत किया, सब कुछ कांग्रेस का बना हुआ, और इस टाइम भी कांग्रेस का झूठ इलेक्शन में आएगा और सरकार भी बनाएगा। अक्सर देखने में यह आता है कि कहीं के भी जब इलेक्शन होते हैं तो विकास का मुद्दा कहीं दूर चला जाता है। अभी बिहार में जो इलेक्शन हुआ उसमें कहीं ना कहीं रोज़गार का मुद्दा बड़े ज़ोर शोर से उठाया गया तेजस्वी के ज़रिए, लेकिन इस इलेक्शन में यहाँ पर अगर हम बंगाल की बात करते हैं, पूरे देश की निगाह है इस इलेक्शन पर। जिस तरह से बिहार में जीत दर्ज कराई गई बीजेपी के ज़रिए,
यहाँ पर भी जो है उन्हीं मुद्दों को लेकर के हिंदू मुसलमान करके जीतना चाहती है बीजेपी। ये उन लोग वोट पोलराइजेशन करने की कोशिश करता है। बंगाल में ये उन लोग का काट नहीं चलेगा, यहाँ विकास के मुद्दे पर ही वोट होगा, ठीक है। और वो दीदी भी तो अभी मोदी के ही भाषा में चल रही है, वो भी तो हिंदू मुसलमान कर ही रही है। वो आके अगर जय श्री राम बोलता है, ये भी चंडी पाठ पढ़ रही है। पहले इंशाअल्लाह माशाअल्लाह स्टेज पे बोलती थी, अब चंडी पाठ कर रही है। तो कहीं ना कहीं इसको भी डर है। तो वोट पोलराइजेशन दोनों पार्टी कर रहा है। हम लोग को पब्लिक के लिए ही काम करना है। कांग्रेस कभी कभी देखिए, बीजेपी भी कभी एक सीट में थी, आज 300 से ऊपर वो अपनी सरकार बना के बैठी हुई है। तो पार्टी कभी ख़त्म नहीं होता है, सीट कम हो जाता है, पार्टी ख़त्म नहीं होता। कांग्रेस कल भी थी, आज भी है और इंशाल्लाह कल भी रहेगी। लेकिन जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है तो कांग्रेस भी तो उसी चोले में आ गई। जिस तरह से बाबरी मस्जिद का, राम मंदिर का जब डिसीज़न हुआ तो लोगों ने उसके ऊपर जश्न बनाया, कांग्रेस के नेताओं ने। उसको आप किस तरह से देखते हैं? कुछ इंसान अगर कुछ नेता अगर जश्न मना लिया तो पूरे कांग्रेस का ऊपर जिम्मेदारी नहीं है। वो कांग्रेस का स्टैंड नहीं था। पर्सनल स्टैंड किसी का हो सकता है, पर्सनल स्टैंड किसी का भी हो सकता है, वो बनाया होगा जश्न। अब्बास सिद्दीकी के वो अलायंस के ऊपर भी नेताओं ने सवाल उठाए कि उनको क्यों लिया गया गठबंधन। अब्बास सिद्दीकी देखिए कोई मुस्लिम पार्टी नहीं बनाया है, वो सेकुलर पार्टी बनाया है। और वो सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दिया है, उसके उसमें आप हर धर्म का कैंडिडेट आप उसमें आपको मिलेंगे। अब्बास सिद्दीकी कोई वोट पोलराइजेशन के लिए पार्टी नहीं बनाया है। लेकिन कुछ नेताओं ने सवाल उठाए थे, कांग्रेस के बड़े नेताओं ने सवाल उठाए। नेता का देखिए काम है बोलना, और जो कांग्रेस के नेता जो आप बोल रहे हैं वो उन लोग दिल्ली में बैठ के दिल्ली का सिचुएशन देखते हैं। बंगाल का इलेक्शन सबसे अलग तरीक़ा से होता है और यहाँ के लोग अलग तरीके से सोचते हैं। तो वो एक आध दो नेता बोल दिए हैं, पता है मेरे को भी कि एक आध दो नेता बोले हैं अब्बास सिद्दीकी साहब के बारे में, मगर उनको उनके बारे में मालूमात इतना नहीं है। दिल्ली में बैठ के बंगाल का आपका सियासत नहीं हो सकता है। आपने बात की थी रोज़गार की, लेकिन रोज़गार का मुद्दा यहाँ कहीं नज़र नहीं आ रहा है। कोई पार्टी नहीं उठा रही उस नौजवानों के मुद्दे को। बहुत शिद्दत के साथ उठाया गया था बिहार में, लेकिन वहाँ भी नाकाम रहा। सरकार बीजेपी ने बनाई। जी, रोजगार की जो मैंने बात कहा, ये शायद तृणमूल ना उठाती हो, शायद बीजेपी ना उठाती हो, लेकिन कांग्रेस जो है और जोट के जो अलायंस है, ये उठा रहा है। रोजगार के मुद्दे को अहम मानते हुए उठा रहा है। और जैसे कि आपने कह दिया कि बिहार में बीजेपी ने सरकार बना लिया। अरे वो बिहार था इसीलिए सरकार बनाना उन लोगों के लिए आसान हो गया। लेकिन ये बंगाल है, ये क्रांतिकारी का मिट्टी है, ये रविंद्रनाथ ठाकुर का मिट्टी है, ये काजी नजरुल इस्लाम का मिट्टी है, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मिट्टी है। इस मिट्टी में सांप्रदायिकता का कोई जगह नहीं है। इसीलिए हम ये डट के कह सकते हैं कि बीजेपी की भी बंगाल में कोई जगह नहीं है। लोकसभा में फिर इतनी सीटें कैसे ले आई थी बीजेपी? जी, लोकसभा में जो सीटें लाए हैं, इसकी राज ये है कि कुछ लोग जो कुछ जगहों में लोग खफा हो गए थे और बीजेपी ने अपने चालबाजी करते हुए इस 18 सीट को हटाने में कामयाब हो गया। वो लोकसभा का इलेक्शन वो अलग रहता है, वो नेशनल मुद्दों पर लड़ाई होता है, लेकिन ये लोकसभा का इलेक्शन नहीं है, ये समझना होगा, क्योंकि ये विधानसभा का इलेक्शन है। यहाँ पर हम देखेंगे नहीं इंडिया में सेंट्रल में क्या हो रहा है, यहाँ पर देखा जाएगा कि बंगाल के लिए कौन अच्छा रहेगा। इस बंगाल की जो संस्कृति है, ये बंगाली की जो अस्मिता है, इसको कौन बचा पाएगा? ये कोई बाहर वाले पार्टी नहीं बचा पाएगा। कोई बोहिरा गोटो, जो हम बांग्ला में कहते हैं, कोनो बोहिरा गोटो पार्टी बचाते पारवे ना। इसका मतलब है कि बंगाल के जो मिट्टी से जुड़े हुए हैं, यानी जो जोट है और जो पार्टियां है जो बंगाली अस्मिता की बात करता है, वही अपना सरकार बनाएगा। और आप देख लीजिएगा आने वाले नतीजों में कि जोट की सरकार बनते हुए नज़र आ रहा है और बहुत जल्द वो सरकार बन जाएगा। पिछले कुछ इलेक्शन से देखने में आ रहा है कि मुसलमान सियासी तौर पर पूरी तरह से बेहैसियत होकर रह गया है। किसी भी पार्टी में मुसलमान की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ की भी अगर बात की जाए, जो मुस्लिम लीडर हैं, चाहे तृणमूल की बात करें या कहीं भी बात करें, तृणमूल के जो मंत्री हैं उन तक की जो है सुनवाई नहीं होती। किस तरह से आप इसको देखते हैं?
हमारे हिसाब से तो कोई पार्टी मुसलमान का नहीं, सिर्फ कांग्रेस का छोड़ के। एक कांग्रेस पार्टी है, एक 120 साल पुराना पार्टी है, वही हमेशा मुस्लिम के बारे में उठाती है और आज तक उठाती रही है। बाकी सब पार्टी जो है वो मुस्लिम को वोट बैंक करके समझती है और मुस्लिम को ले के चलती है कि मुस्लिम पार्टी। आज तृणमूल कांग्रेस जो है आज मुस्लिम का वोट लेके आज इतना मुकाम में पहुँची है। आज मुस्लिम कहाँ है? आज मुस्लिम को नौकरी नहीं है, चाकरी नहीं है, पढ़ाई नहीं है, लिखाई नहीं है। मतलब क्या है, भोग क्या बोलती है कि दूसरा पार्टी आएगा, अब इसको वोट दीजिएगा तो बीजेपी आ जाएगा, उसको बीजेपी 18-19 सीट आ गया तो कैसा आ गया। अभी जो कांग्रेस आ जाता है तो बोलता है बीजेपी घुस जाएगा, कांग्रेस को वोट दो। भाई 18-19 सीट जो आया वो कहाँ से आया? मौलाना, इसके अलावा अगर देखा जाए, अभी मैंने इनसे भी सवाल किया था, वो सही से जवाब नहीं दे पाए उसका। मुस्लिम इलाक़ों में, मैं पूरे हिंदुस्तान में टहलता हूँ इलेक्शन में ख़ास तौर से, देखने में ये आता है कि मुस्लिम इलाक़े की पहचान गंदगी से होती है जब आप किसी मुस्लिम इलाक़े में घुसेंगे। लेकिन जब जब इलेक्शन आता है तरह तरह के वादे किए जाते हैं कि इलाके को चमका दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ वोट बैंक के तौर पर मुसलमानों को इस्तेमाल किया जाता है। ये कोई आज की नई बात नहीं है, चाहे वो किसी पार्टी का कोई भी कैंडिडेट हो। इलेक्शन के टाइम में इनका काम है कि लोगों को झांसा दे करके बड़े से बड़े वादा करना। अगर उसमें अगर 2% भी काम कर जाए, अगर आज जो कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि कभी वो अपने इलाके से वो हारेगा नहीं। अगर मिसाल के तौर पर अपने ही विधानसभा में देख लीजिए, लोगों से पूछिए, सर्वे कीजिए तो मालूम होगा। जो लोग जीत गए हैं उसको देखने के लिए आदमी को सोचना पड़ता है। क्या मतलब है? सिर्फ लंबी लंबी बातें करना है उनको। हाँ, मेरा घर जल जाए तो वो आएगा, उससे पहले कभी ईद और बकरीद हो या पूजा हो, किसी टाइम में आने को उसके पास फुर्सत नहीं। ये हमेशा चला आ रहा है समय के लिए, ये कोई नई बात तो है नहीं। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से पूरी तरह से पोलराइजेशन की कोशिश यहाँ पर चल रही है पश्चिमी बंगाल में, उस पर क्या कहना है? देखिए, यहाँ की आवाम जो है ना, पढ़ी लिखी आवाम है। बंगाल की आवाम जो है पढ़ी लिखी आवाम है, समझदार आवाम है। वो अपने जिस जगह में, जिस स्टेट में और जिस सेंट्रल में जो गवर्नमेंट हमारी मौजूद है, उसके बारे में पूरा हिंदुस्तान जानता है कि वो गवर्नमेंट क्या लेकर अपना इलेक्शन लड़ती है। इसका इलेक्शन का एजेंडा ही रहता है हिंदू मुस्लिम, राम मंदिर, यही। इसके अलावा उसके पास कोई टॉपिक ही नहीं है इलेक्शन लड़ने के लिए। एजुकेशन पे अगर उसे सवाल कीजिए तो हम आतंकवादी हो जाएंगे, हम देशद्रोही हो जाएंगे, हम नक्सली हो जाएंगे। अगर उसे काम की बात करें अगर हम उस गवर्नमेंट की, तो कोई सा भी काम अगर आप उनका देख ले, जीएसटी में वो फेल, नोटबंदी में वो फेल, सब चीज़ में वो फेल है। तो उस आवाम को बंगाल गवर्नमेंट कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। बंगाल की जो पढ़ी लिखी गवर्नमेंट है वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी बंगाल की आवाम बीजेपी को। इस तरह से मैनिफेस्टो में वादा किया गया है सीए लागू करने का, उसको किस तरह से? सीए लागू करने का जो वादा किया गया है, देखिए सीए जो ये गवर्नमेंट जो है सिर्फ वादा ही करती है। ये गवर्नमेंट जय श्री राम बढ़ा दिया पेट्रोल का दाम, जय श्री राम बढ़ा दिया राशन का दाम, ये सिर्फ यही है। इनके पास दो ही नारा है, श्री राम को लाओ और फिर मंदिर मस्जिद करो। उसके अलावा इसके पास कुछ नहीं है कहने के लिए। फिर अगर एक नया टॉपिक इससे मिल गया है कि सीएए एनआरसी, और उसके पास कुछ नहीं है। गैस का दाम आसमान छू रहा है, उस पर बात करिए तो बोल देगा कि ये आतंकवादी है, ये देशद्रोही है, यही। उसके बाद और कोई टॉपिक ही नहीं है बात करने के लिए। जितने पार्टी है, जितने आवाम है, उनका कहना एक ही चीज़ है, नो वोट टू बीजेपी। ये जो आप देख रहे हैं ना, अभी कैंपेन चल रहा है, ये कोई पार्टी नहीं चला रहा है, ये एक जनरल जो नागरिक है, जो बंगाल के सिटीजन है, वो चला रहा है कि बुद्धिजीवी लोग जितने भी हैं हमारे यहाँ, सब लोग कह रहे हैं कि किसी को भी वोट दो भाई, लेकिन बीजेपी को वोट मत दो, क्योंकि ये बीजेपी जुमलेबाज का सरकार है। इसका कोई भी वादा इसने अभी तक पूरा नहीं किया है। ये नौजवान विरोधी सरकार है, ये महिला विरोधी सरकार है, ये बेरोजगारों के लिए खतरा वाला सरकार है, ये देश के लिए खतरा है। ये सिर्फ एक ही का सरकार है, ये पूंजीपतियों का सरकार है। जैसे कि शुभेंदु अधिकारी ने ब्रिगेड के मैदान में उन्होंने कहा कि हम लोग कंपनी एक बंगाल में कंपनी आ चुका है, दीदी और भाईपों का कंपनी, इस कंपनी को हटाएंगे। जो पहले उसी कंपनी में थे
अब ये बड़ा कंपनी में चला गया है। मतलब शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि बीजेपी तृणमूल छोटा कंपनी है और बीजेपी बड़ा कॉर्पोरेट हाउस है और बड़ा कंपनी है, जस्ट लाइक ए ईस्ट इंडिया कंपनी। वो पूंजीपतियों की अंबानी और अडानी का कंपनी है, जो कंपनी आकर पैसे की खेल खेल के बंगाल को हड़पना चाहता है और बंगाल के सरजमीन को अपने दखल में लाना चाहता है। लेकिन बंगाल एक बंगाली होने के नाते बांग्ला भाषा में मैं कहना चाहूँगा कि बांगाली निजेर माथा काटिए देवे किंतु बीजेपी के वोट देवे ना। बिल्कुल, इन्होंने कहा कि चाहे गर्दन कट जाए लेकिन बीजेपी को वोट नहीं देंगे। और इनका ये दावा है कि ये नारा जो है पूरे बंगाल में चल रहा है और इसको लेकर के लोग जो है पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि बीजेपी के अलावा किसी को भी वोट दे दें लेकिन बीजेपी को वोट नहीं देंगे। कोलकाता से कैमरा पर्सन फैजी के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।